दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की घटना को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट था वो अमेरिका ने करवाया, अमेरिकी सरकार ने करवाया। क्यों? बॉम्ब ब्लास्ट जब शाम को 6:52 पर रेड फोर्ट के पास होता है, उससे ठीक 1.5 घंटा पहले क्रेमलिन मॉस्को से खबर आती है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा इस ब्लास्ट से कुछ 25 दिन पहले रशिया से रिपोर्ट्स आती है कि रशिया एक्टिवली एएमसीए प्रोग्राम को बैक कर रहा है और इंडिया को ये ऑफर किया है कि सू-57 की मैन्युफैक्चरिंग भारत भारत में ही कर सकता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता कि भारत को इस जेट और टेक्नोलॉजी का नो हाउ मिल जाता। और दूसरी बात ये कि जो सू-57 है या SU-57 है, ये अमेरिका का F-35 फाइटर जेट जो है उसका काउंटर पार्ट है, जो कि अमेरिका भारत को बेचना चाहता था। तो अमेरिका का यहाँ पे भी बहुत बड़ा नुकसान था। अब अगर आप दूसरी तरफ से देखना चाहें तो देश भर में वोट चोरी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट और एलिगेशंस हो रहे हैं। ऑपोजिशन हर जगह हो हल्ला मचा रहा है और बिहार इलेक्शंस में भी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे वोट चोरी के। इसके अलावा ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटोज़ के साथ हरियाणा में फेक वोट्स मिलना, उसके अगेंस्ट हो हल्ला मचना, इन सब के चलते और दिल्ली में जो लोग पॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे उतर आए थे, इन सब के बीच एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वैसे भी जब लोग पॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में उतरे दिल्ली में, उसके ठीक कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट का कुत्तों के ऊपर एक और फैसला आ जाता है। अब आप कौन सी स्टोरी या कौन सी तरफ से इस चीज़ को देखना चाहते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। 7 नवंबर को अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद होती है। डॉक्टर का नाम डॉक्टर आदिल अहमद, जो कि कुलगाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है और अक्टूबर 2024 में ही वो इस कॉलेज को छोड़ चुके थे। इसके बाद 10 नवंबर को फरीदाबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से एक और कश्मीरी डॉक्टर को अरेस्ट करती है। इनका नाम मुजम्मिल शकील था और ये ऑलरेडी श्रीनगर में एक और केस में वांटेड थे कि इन्होंने जब जैश ए मोहम्मद से रिलेटेड पोस्टर्स श्रीनगर में लगाए थे। इनके रेंटेड अपार्टमेंट्स में से 360 केजी एक्सप्लोसिव और भी ज़्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन बरामद होता है। अब इसी के ठीक बाद शाम को 6:52 पे एक मूविंग हुंडई i20 कार में ब्लास्ट होता है, जिसके चलते कई जनों की जान भी जाती है और कई सारे लोग घायल भी हो जाते हैं। अब इसी के ठीक बाद यानी कि 11 नवंबर को दो और लोगों को फरीदाबाद से पुलिस अरेस्ट करती है 50 से 60 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ। याद रहे एक दिन पहले भी मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया गया था 2900 किलो एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के साथ फरीदाबाद से ही। 12 नवंबर को सरकार इसको टेररिस्ट अटैक डिक्लेयर करती है और ये भी कहती है कि कोई भी फर्दर अटैक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस कुल मिला के 7 लोगों को अरेस्ट करती है। नौगाम एरिया जो कि श्रीनगर में पड़ता है, वहाँ पे जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के सपोर्ट में पोस्टर्स लगाने के लिए। इन 7 लोग जिनको अरेस्ट किया गया उसमें 2 डॉक्टर्स भी शामिल थे। अब यूजुअली तो तुरंत पाकिस्तान का नाम लिया जाता है जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने अपना टाइम लिया, पूरी तरह श्योर हुई, फिर डिक्लेयर किया कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो थी ये पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद ग्रुप ने ही करवाई। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ। सरकार के ऑफिशियल्स और खुद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कई बार अपने रैलीज और जगह जगह पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो पॉज किया गया है, वो ओवर नहीं हुआ है। तो अगर ऑपरेशन सिंदूर ओवर नहीं हुआ है तो यानी आप एक्टिवली अभी भी स्टेट ऑफ वॉर पे हैं पाकिस्तान के साथ, उसे बस पॉज लगाया गया है। तो अगर सिर्फ पॉज लगाया गया है तो इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? क्या यही आपकी प्रिपरेशंस थी? ना तो लद्दाखीज दिल्ली तक पहुंच पाए, ना फार्मर्स दिल्ली तक पहुंच पाए। एक्सप्लोसिव्स कैसे फिर दिल्ली तक पहुंच गए? फरीदाबाद से इतना सारा एक्सप्लोसिव्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन जो बरामद हुआ, क्या ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होना चाहिए था? और अगर हो गया तो कौन जिम्मेदार है? अफसोस ये है कि इसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं है। देखिए 10 नवंबर को ही काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव्स एंड आर्म्स एंड एम्युनिशन जैसे कि AK-47 और आदि चीज़ें जब्त कर ली गई थी, सीज कर ली गई थी। इसके अलावा दोनों डॉक्टर्स को भी 10 नवंबर को ही पकड़ लिया गया था ब्लास्ट से पहले। तो सवाल ये है कि ब्लास्ट हुआ कैसे? कुछ सोर्सेस की माने तो जो ब्लास्ट था वो रेड फोर्ट के पास 10 नवंबर को होने के लिए प्लान नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन ब्लास्ट प्लान किया गया था बाद में होने के लिए। रेड फोर्ट के पास जो हुआ वो एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, ये कुछ सोर्सेस का कहना है। तो अगर एक्सीडेंटल ब्लास्ट भी था तो भी सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ।
आपका जो आर्म्स एंड एम्युनिशन जो है या एक्सप्लोसिव्स आए, वो सब दिल्ली फरीदाबाद पहुँचे कैसे? पहलगाम से टेररिस्ट जो थे वो नेशनल कैपिटल तक कैसे कैसे पहुँच गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ? हम अभी तक इंटेल फेलियर की बात नहीं कर रहे, इंटेल फेलियर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स की बात कर रहे हैं। इंटेल फेलियर जो एक काफ़ी डिटेल मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, उस पे हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, अब सिक्योरिटी लैप्सेस पर सवाल उठना तो बड़ी जायज़-सी बात है, क्योंकि इतना सारा एक्सप्लोसिव आर्म्स एंड एम्युनिशन रेज़िडेंशियल फ्लैट्स में रखा गया और वो भी अननोटिस्ड रहा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिक्योरिटी लैप्सेस पर सवाल उठेंगे ही। इसके अलावा जो 13 लोग मारे गए, उसमें से भी अब सरकार के ऊपर ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं सोर्सेज़ के थ्रू कि सरकार उसमें से भी कुछ लोगों का नाम हटाने की कोशिश कर रही है, ताकि इसे एक रिलीजियस एंगल देकर पॉलिटिक्स की जा सके। इसके अलावा मिनिस्टर्स की लाइफ पर कोई ख़ासा असर पड़ा नहीं है दिल्ली ब्लास्ट का। 13 लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए, उसका मिनिस्टर्स की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऊपर से जो लोग हिंदू मुस्लिम एजेंडाज़ रन करते हैं, डिबेट्स रन करते हैं, जिनका हिंदू मुस्लिम से बिज़नेस रन होता है, टीवी एंकर्स या और भी जो लोग हैं, उनको काफ़ी अच्छा मुद्दा मिल गया है पैसे कमाने का और कम्युनल हेट्रेड और डिवाइड फैलाने का। और तो और प्रधानमंत्री जो हैं, वो ब्लास्ट के तुरंत बाद भूटान चले जाते हैं। उनका जाना लाज़मी भी है, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अडानी ग्रुप का एक 570 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट का प्रोजेक्ट आने वाला है भूटान में। तो बड़ी ज़ाहिर-सी बात है कि प्रधानमंत्री का वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है देन दिल्ली ब्लास्ट। आप क्रोनोलॉजी छोड़िए, प्रायोरिटी को समझने की कोशिश कीजिए। अब इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। सरकार की तरफ से आपने कई बार सुना होगा और मीडिया में भी आपको कई बार ये बताया गया है बढ़ा चढ़ाकर कि सरकार की तरफ से स्पेसिफिकली होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये कई बार दोहराया है कि नो वन विल बी स्पेयर्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके पास इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी थी, जो कि आपके पास थी, तो आपने फॉलो अप एक्शंस क्यों नहीं लिए? आप सबसे पहले इस रेडिट की रिपोर्ट को देखिए, एक रेडिट पोस्ट को देखिए, जिसमें एक क्लास 12 की लड़की मंडे को शाम को 4 बजे जब घर आती है, तो रेडिट पे पोस्ट पे लिखती है कि दिल्ली में हर जगह टाइटेंड सिक्योरिटी है, हर जगह आर्मी दिख रही है, रेड फोर्ट भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके बावजूद सिक्योरिटी लैप्स हो गया। आप कई जनों को, इन्फ्लुएंसर्स को या यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को बोलते हुए सुनेंगे कि हमारे इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को या सिक्योरिटी पर्सनल्स को कई बार सक्सेसफुल होना होता है हमें बचाने के लिए, लेकिन आतंकवादियों को सिर्फ एक बार सक्सेसफुल होना होता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब पहलगाम से दिल्ली तक एक्सप्लोसिव आ गए, हुंडई i20 कार भी जो है वो पहलगाम के ओनर से रिलेटेड है। तो इतनी बार जब हुआ, तो क्या सिर्फ एक बार सिक्योरिटी लैप्स हुआ या मल्टीपल सिक्योरिटी फेलियर्स थे? और अगर ये हुआ है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? अब जब इंटेल रिपोर्ट्स होने के बावजूद इतने सिक्योरिटी लैप्सेस और फेलियर्स होंगे, तो सवाल उठना बड़ी जाहिर सी बात है। पुलवामा इंसिडेंट में भी सिमिलर चीज़ हुई थी कि आपके पास इंटेल रिपोर्ट थी, उसके बावजूद आपने उसको अंडर एस्टिमेट किया, नज़रअंदाज किया और फिर वो आतंकी हमला अपने अंजाम तक पहुंचा। सत्यपाल मलिक की बात माने तो एक दिन पहले ही इंटेल ने रिपोर्ट दे दी थी अपनी कि ऐसा कोई घटना हो सकती है या होने वाली है, लेकिन सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रोएक्टिव मेजर्स या सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए थे। उल्टा उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। सोल्जर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हेलीकॉप्टर्स या एयरलिफ्ट की मदद मांगी गई थी, जो कि देने से मना कर दी गई, और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें हमें अपने इतने सारे जवानों को खोना पड़ा। सत्यपाल मलिक ये भी कह कर गए हैं कि जब इन्होंने नरेंद्र मोदी को पोस्ट अटैक अप्रोच किया इस बारे में, सिक्योरिटी लैब्स जो है उस चीज़ को लेकर, तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें साइलेंट हो जाने को कहा, चुप रहने को कहा। अजीत डोभाल ने भी उन्हें सिमिलर इंस्ट्रक्शंस पास किए थे, और ऐसा सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि एक पॉलिटिकल नैरेटिव को कंट्रोल करना था आने वाले इलेक्शंस के लिए, 2019 में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके लिए। अब आप बताइए, जब आपके पास इंटेल रिपोर्ट्स हैं, मतलब इंटेलिजेंस फेलियर आपका कहीं भी नहीं था, उसके बावजूद अगर आप एक्ट नहीं करते हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, तो सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? आपके सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, आपकी इतनी सारी जानें गईं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं लगा उन इंटेल रिपोर्ट्स पे एक्ट करना। अब जब इतनी सारी घटनाएं और लैप्सेस होने के बाद भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तो जनता में एक गुस्सा होना, सवाल उठना बड़ी जाहिर सी बात है। अब आगे बढ़ते हुए हम इन्वेस्टिगेटर्स की बात माने तो रेड फोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ, वो एक काफ़ी बड़े टेरर मॉड्यूल का पार्ट था। वो एक्सीडेंटली वहाँ ब्लास्ट हुआ या जो भी था, उससे रिलेटेड काफ़ी चिलिंग न्यूज़ बाहर आई है कि 6 दिसंबर को प्लान था कि दिल्ली नेशनल कैपिटल जो है
उसमें 6 अलग-अलग लोकेशंस पे ब्लास्ट किए जाएंगे। याद दिला दें कि 6 दिसंबर वही डेट है जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था 1992 में। अब इंटेलिजेंस सोर्सेस की माने तो i20 और इको स्पोर्ट 2 गाड़ियों को मॉडिफाई किया गया था। हम जब ये कह रहे हैं कि जो इंसिडेंट था वो एक्सीडेंटली फट गई या ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका इंटेंशन ब्लास्ट नहीं था। उनका इंटेंशन हमेशा से ब्लास्ट करना था, टेररिस्ट एक्टिविटी था। लेकिन जस्ट दैट कि रेड फोर्ट के पास उस दिन ब्लास्ट करना वो पुअरली असेंबल्ड मॉड्यूल्स की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट ट्रिगर हो गया। वरना उस टाइम पे उस जगह ब्लास्ट करना मोटिव नहीं था, वो और बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर्स ने ये भी कंफर्म किया है कि 32 कार्स को तैयार करने बोला गया था इस कॉन्स्पिरेसी मॉड्यूल, इस टेरर मॉड्यूल के लिए। और जब ये रिपोर्ट बनाई जा रही है, जब वीडियो शूट हो रहा है, तो नौगाम में भी जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पुलिस स्टेशन में जो एक्सप्लोसिव रखे गए थे वो ब्लास्ट हो जाते हैं एक्सीडेंटली। वो उसमें कोई टेरर लिंक नहीं पाया गया है। वो पुलिस ने कंफर्म किया है कि जब पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी पुलिस स्टेशन के अंदर, जो सीज्ड एक्सप्लोसिव्स थे वो एक्सीडेंटली फट जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो ब्लो अप हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और दूसरी तरफ जो एक्सीडेंटल डिटोनेशन की बात हो रही है वो भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है। कंफर्म अभी भी कुछ भी नहीं है कि एक्सीडेंटल फटा था वो बॉम्ब, कि इंटेंशनली उसी जगह पे फोड़ा गया था। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि एक्सीडेंटली वो पुअरली असेंबल्ड होने की वजह से फट गया एक्सीडेंटली, या फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोल रही हैं कि नहीं, जानबूझकर किया गया है। फिलहाल आगे के रिजल्ट्स और प्रोब का हमें वेट करना होगा। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी वही रहता है कि इस पूरे घटना और सिक्योरिटी लैप्सेस का इंटेल होने के बावजूद अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। एंड एज वी से, सावधान रहें, सतर्क रहें।